हेलो बेटा। तो आज हम बात करेंगे एलिंगम डायग्राम की, जैसा आपने कल बोला था। तो एलिंगम डायग्राम के बारे में आइए बात करते हैं। एलिंगम डायग्राम बता क्या रहा है? देखो बेटा, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट जो है मेटलर्जी के अंदर, वहां हम बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी। अच्छा, आप लोगों ने जब स्टार्टिंग से ही लेक्चर लिए हैं तो आपको ये आइडिया है कि जब भी मैं कहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो मैं तीन बेसिक पिलर की बात करता हूं। नंबर वन, भाई कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री की रिएक्शन है, क्या ये हो सकती है, क्या ये फिजिबल है, वेदर और नॉट दिस इज पॉसिबल, ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स अपने सेकंड लॉ के माध्यम से। फिर आती है हमारे पास लेट्स से इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, एंड देन आती है काइनेटिक्स, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियरली स्टेट करता है वेदर और नॉट दिस रिएक्शन इज फिजिबल। और यहां पर भी मेटलर्जी में भी एलिंगम डायग्राम के अंदर भी हम यही बात करेंगे कि भाई क्या वाकई में हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी मेटल की अगर बात करते हैं तो पहले ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बना के रिड्यूस करेंगे, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे? क्या कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज सकता है किसी एक खास मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में, या कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर कुछ और? इन सवालों का जवाब एलिंगम डायग्राम हमें देगा। तो एलिंगम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं हम, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यही तो बताएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं। अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस फिजिबल है, और पॉजिटिव तो नहीं है। अब बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, डेल्टा जी के इस वाली इक्वेशन को अगर हम समझें, हम जानना चाह रहे हैं, हम जो पूरा ग्राफ भी सेट करेंगे, हम सेट कर रहे हैं डेल जी और टेम्परेचर के रिलेशनशिप पे। अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो हम लगाते हैं, इस वाली चीज को लगाने की कोशिश करेंगे। और आप ये पूरी तरह समझ सकते हैं कि जब भी मान लीजिए मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, इस तरीके से मेटल ऑक्साइड बनाएगी। सिंपली MXOY की हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब मेटल ऑक्साइड बनेगा तो एक चीज बड़ी ध्यान से समझना, मेटल सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ऑक्साइड भी सॉलिड। अब कुछ बच्चे कहने लगेंगे सर जी सारी मेटल थोड़ी सॉलिड होती हैं। भाई साहब सही है, एक्सेप्शन अपवाद होते हैं, बट मेजर अगर हम बात करें, अब मरकरी की बात करने लग जाओगे तो फिर तो बेवकूफ़ी कर ही रहे हो। अच्छा, उसके बाद अगर आप कह दो Mn2O7 तो लिक्विड कैटेगरी में डाल सकते हैं। अरे भाई सॉल्यूशन बात हम बाद में कर लेंगे, यहाँ पर जनरली हम देखें तो मेटल ऑक्साइड्स है ना, सॉलिड है। तो मुद्दे की बात ये, गैस जो है वो सॉलिड में तब्दील हो गई। एंट्रोपी के साथ क्या हुआ, बढ़ी की घटी? भैया गैस अगर सॉलिड में जाएगी तो बिखराव कम होगा, बिखराव कम होगा तो एंट्रोपी कम, डेल्टा एस का साइन नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव तो ये फैक्टर पॉजिटिव। मामला गंभीर होता जा रहा है। फिजिबिलिटी की जब बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यहां पर कम हो रही है। और ऊपर से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो डेल्टा जी का साइन और लेस नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। इसी खेल पे एलिंगम डायग्राम खेल देगा पूरा। कैसे खेल देगा? देखो बेटा, हम देख पाएंगे स्लोप इस तरीके से हो रहे हो, तो बता ही दिया मैंने अभी कैसे हो रहे हैं कि ये चीज हमारी, हमने इसको अप्लाई किया और ये फैक्टर हमारा पॉजिटिव हो रहा है। अब एक चीज सोचो, अभी एलिंगम डायग्राम पे चलते हैं और एक खास चीज उठाते हैं। लेट से 800 डिग्री ले लेते हैं, 800 डिग्री की लाइन ऊपर खींची। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पर एक रिएक्शन हो रही है कि जो ये हमारे एल्यूमिनियम भाई साहब हैं इस पॉइंट पे, वो ऑक्साइड बना रहे हैं इस तरीके से, और हमारे मैग्नीशियम बाबू भी यहां पर ऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन मैग्नीशियम बाबू की डेल्टा जी 800 डिग्री पर एल्यूमिनियम बाबू के मुकाबले थोड़ा कम है ना। अब यहां मुद्दे की बात समझना, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। यहां पर हमारी मेटल 1 है जो ऑक्साइड बना रही है, यहां पर हमारी मेटल 2 है जो ऑक्साइड बना रही है। वैलेंसी फैक्टर हम को छोड़ दो, मेन बात पे आओ पहले। अब मुद्दा क्या है, सेम टेम्परेचर जब मैंने लिया
तो इस टेम्परेचर पर मेटल 2 का डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है। इन एनी केस डेल्टा जी मेटल 1 का जो ऑक्साइड बन रहा है, इस रिएक्शन से मेटल 2 का जो ऑक्साइड बन रहा है उसका डेल्टा जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये लेस फीजिबल है, और डेल्टा जी ज़्यादा है इसका मतलब ये डिकम्पोज होना कंपेरेटिवली ज़्यादा पसंद करेगी एज कंपेयर टू मेटल 1। तो ये सीधी बात है ना। मेटल 1 का डेल्टा जी मान लिया मैंने है -200 और मेटल 2 का डेल्टा जी मैंने मान लिया -100। ऊपर चढ़ गया ना, ज़्यादा वैल्यू बड़ी है इसकी वैल्यू कम है। M1 की जो ऑक्साइड बना रहे हैं, M1 की जो रिएक्शन जिसमें ऑक्साइड बन रहा है उसका डेल्टा जी कम है, और M2 जो ऊपर वाला है उसका डेल्टा जी ज़्यादा है। इसका मतलब फॉरवर्ड जाते हुए ये रिएक्शन ज़्यादा फीजिबल है, ये ऊपर वाली M2 की नहीं। इसका मतलब M1 का ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू M2। इसका मतलब M1 M2 अगर आमने सामने आएंगे तो M1 ऑक्साइड बनाएगा, M2 नहीं। इसका मतलब M1 जो है वो M2 को रिड्यूस कर सकता है। सीधी सी बात है बच्चे, और सोचने वाली बात ही क्या। यानी एलिंगम डायग्राम के फेस पे अगर चलें तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। सादा जीवन उच्च विचार, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट इसमें ड्रॉबैक क्या है, यानी एलिंगम डायग्राम ने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, ये तो बता दिया कि एट सेम टेम्परेचर जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। बट एक समस्या और आ गई, और वो ये आ गई, फीजिबल है या नहीं ये तो बता दिया, काइनेटिक्स नहीं बताया। कर सकता है बट कितना वक्त लेगा, क्या मैकेनिस्टिक अप्रोच होगी, वो नहीं बता पाया। ये ड्रॉबैक है। तो एक शॉर्ट वीडियो एलिंगम डायग्राम को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर पे नीचे वाले का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, दिख रहा है ना, ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो ज़्यादा फीजिबल है ऊपर वाले से, तो थोड़ा लेस फीजिबल है। इसका मतलब Mg के ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके जिंक वाले के तो सेम तरीका है, ऊपर वाले का डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है तो उसके होने के चांसेस कम है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिंपल है। ऐसे ही कोई और टॉपिक जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट।